तुम सदा फूल सी मुस्कुराती रहो और हर पल मेरे गीत गाती रहो। यह तमन्ना मेरी न भुलाना कभी, न किसी और के गीत गाना कभी। तुम जियो तो जियो बस हमारे लिए, प्रेम पत्र लिख दिया है तुम्हारे लिए। नमस्कार, बंजारा बीट में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसे साहित्यकार से जिनकी अब तक 60 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। चलिए मिलते हैं डॉक्टर ओम प्रकाश हयारण दर्ज जी से। नमस्कार दर्ज जी। दर्ज जी, आपकी ये साहित्यिक यात्रा जी की शुरुआत कहाँ से हुई? ये शुरुआत सन 71 से हुई है, जब मैं बांदा में था। बांदा में हमने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में ज्वाइन किया था और उस समय से चूंकि हम झांसी के रहने वाले हैं तो नाना जी का सानिध्य मुझे बहुत प्राप्त हुआ है। नाना जी यहीं के थे। क्या नाम था? डॉक्टर रामचरण हयारण मित्र के नाम से वो जाने जाते थे। और उनकी पहली पुस्तक 1937 में प्रकाशित हुई थी, भेंट, जो राष्ट्रीय गीतों का संग्रह था, तो जिसकी सम्मति पंडित नेहरू ने लिखी थी और वियोगी हरि ने उस किताब की भूमिका लिखी थी। वहां से नाना जी की शुरुआत थी। उनकी करीब 18 किताबें प्रकाशित हुई हैं, जिनमें से कई किताबों को राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं, सम्मान मिले हैं। एक उनकी जो पुस्तक थी बुंदेलखंड की संस्कृति और साहित्य, वो एक शोध ग्रंथ था। उस पर उनको काफी सम्मान मिला, देश विदेश से भी उनकी जानकारियां लोगों को मिली। तो घर का वातावरण चूंकि एक साहित्यिक परिवेश में हमारा रहा है तो रुझान तो था ही। हमसे वो अक्सर कहा करते थे, वहां कभी सम्मेलन है तुम लोग आया करो, जरा सीखा करो अच्छे लोगों के पास। तो ये आदत सी बन गई। वो चाहते थे कोई उनका उत्तराधिकार बने। वो चाहते थे या जैसा भी था, तो हमारी इच्छा हुआ करती थी। हम जाते थे, सुनते थे। तो जब नाना जी किताब पढ़ते थे, वो अपनी कविता पढ़ते थे, जब वाहवाही उनको मिलती थी तो उससे हमें बड़ी प्रसन्नता होती थी कि हमारे नाना जी पढ़ रहे हैं, गर्व होता था। हाँ, तालियां बजा रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो यही मन में थी कि हम भी कुछ लिखेंगे, देखो आगे चल के लिखेंगे। 71 में जब बांदा में ज्वाइन किया। किस विभाग में आपने ज्वाइन किया? इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में एज ए ड्राफ्ट्समैन हमारा अपॉइंटमेंट हुआ था। तो उसमें हमने वहाँ 5 साल तक जॉब किया। तो वहीं कुछ हल्का फुल्का लिखते रहते थे, व्यंग हास्य वगैरह लिखते रहते थे। और 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, 2 अक्टूबर है, इन दिनों, मतलब इन समारोहों में ऑफिस में जो कार्रवाई होती थी उसमें हम भाग लिया करते थे। वो कविताएं या व्यंग जो भी अपने लिखते थे या नाना जी की कविता हम जरूर सुनाते थे। ये हमारा एक शुरू से उद्देश्य रहा है। आज तक वो क्रम हमने तोड़ा नहीं है। जहां भी हम जाते हैं तो सबसे पहले नाना जी का एक छंद सुनाते हैं, उसके बाद अपनी रचना का प्रारंभ करते हैं। तो हमारे दर्शकों को भी वो छंद सुनाइए। हाँ, वो आप सुन लें। वो छंद है उनका जो आज भी प्रासंगिक है। आप देखें, कली काल में मित्र मिलेंगे तुम्हें, दिल काले मिठास के भूलने वाले, अपने महापाप को ढाके रहें, लघु दूसरों के मित्र खोलने वाले। बिन मोल के मिलेंगे लाखों यहाँ, सदा कांच से कंचन तौलने वाले, रस घोलने वाले मिले ना मिले, मिलेंगे रस में विष घोलने वाले। इस तरह से कई उनके छंद हैं। तो हम एक कोई ना कोई छंद जरूर सुनाते थे, उसके बाद अपनी रचना सुनाते। ये क्रम आज तक नहीं टूटा हमारा। और जब लेखन प्रारंभ हुआ तो ये लगा कि ये छोटी-छोटी रचनाएं लिख रहे हैं, इनको कहीं एक संकलनबद्ध होना चाहिए जी। तो इसमें थोड़ी देर लग गई। तो 94 में मेरी एक किताब प्रकाशित हुई। पहली किताब किस नाम से? काव्यांजलि के नाम से। उसमें अलग अलग विषय से हमने अपने लिखा था। किस विधा में आप लिखते रहे? गजल भी है, गीत भी है, व्यंग भी है, नई कविताएं भी हैं। इस तरह से प्रयास किया लिखने का। लेकिन आगे चल के हमको ये एहसास हुआ कि कुछ ऐसा लिखा जाए कि जो आम साहित्यकारों से अलग हट के हो। उसकी परिचर्चा हो, लोग कहें यार ये अलग से लिखा है इन्होंने, ये कुछ ऐसा है।
विशेष रूप। हाँ, विशेष रूप से होना चाहिए। तो उस तरह से हमने प्रयास किया। एक हमको सत्य घटना की जानकारी मिली प्रेम से संबंधित, तो उस पर एक किताब का जन्म हुआ, एक प्रेम कहानी का अंत। अच्छा, वो लिखी। उसके बाद मुझे ये एहसास हुआ कि ये एक तरफा कहानी है अभी जी। दूसरी तरफ की क्या समस्या थी, क्यों वो इनकार करती रही, ये हमें मालूम नहीं था। तो वो एक किताब तो लिख गई। अब हम जो अपना लिखवाते हैं, जिससे जो आके हमारे घर पे टाइप करता है, उससे एक बार हमने कहा कि यार साहू, प्रिंस नाम है उसका, तो हमने कहा यार प्रिंस साहू, ये एक किताब जो लिखी है अपन ने, ये तैयार भी हो गई है, विमोचन भी हो गया, लेकिन लगता कुछ अधूरा सा है इसमें, अभी दूसरे पार्ट की कोई बात नहीं आ पाई है जी। तो उसने हमसे कहा कि दर्जी ऐसा है अंकिल जी, आपकी हमने इतनी किताबें टाइप की हैं और मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत सरल काम है, आप कर सकते हैं इसको। ये बात हमारे दिमाग में बैठ गई और फिर हमने एक दिन सोचा कि कैसे लिखें, मालूम तो है नहीं है, अब वो नमन कहाँ होगी कहाँ नहीं होगी, ऐसा बीत गया। तो जो पहली किताब लिखी थी, एक प्रेम कहानी का अंत, उसके अपोजिट में लिखना हमने प्रारंभ किया और लिखते लिखते वो दूसरी किताब तैयार हो गई। उसका क्या क्या नाम रखा? उसका नाम है हम मिले। अच्छा। पहले में भी हीरो फांसी लगा के मर जाता है या जहर खा के मर जाता है, दूसरी किताब में भी वो सिचुएशन पैदा होती है कि उसका मालूम नहीं पड़ता है कि इसको क्या हुआ, क्या किया इसने, कहाँ प्रेम था, क्या था क्या नहीं था, वो भी खत्म हो जाती है और दोनों की आत्मा एक दूसरे से मिल जाती, समा जाती है। बस ये तो इस किताब को लोगों ने बहुत पसंद किया। शिलोंग से प्रोफेसर है एक लेडी, उसने वो दोनों किताबें पढ़ी तो मुझे फोन किया इस बात का कि दर्जी, आपकी ये जो घटना है, ये ऐसा लगता है कि मेरे जीवन को समझकर आपने और जानकर ये सब लिखा है। मतलब उसमें पात्र फील कर रही थी। हाँ बिल्कुल, उससे ऐसा लगा कि ये मेरा ही रोल है जो आपने लिख दिया और आप इतनी दूर हैं और मैं यहाँ हूँ, कभी मिले भी नहीं। मिले भी नहीं। तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने कहा चलिए, किसी के हृदय को मैंने छू लिया, ये मेरी सफलता है। और मैंने अपने आप अपनी पीठ से थपथपाई थोड़ी सी कि यार ये आज मुझे बहुत पसंद आई। जी जी। इस तरह से थोड़ा सा हमारा क्रम चलता रहा और बराबर हमारा लेखन ये रहा कि कुछ अलग हटके लिखा जाए। आपने कहीं और अन्य मैगजीन्स में, पेपर में, राष्ट्रीय पत्रिकाओं में भी लिखा? जो पंजाब से निकलती है, पंजाब केसरी है कौन सी नाम की मैगजीन, उसमें लिखी हैं, तो उसमें छपी हैं। उसमें क्या है, धनराशि भी वो परिश्रमिक भी भेजते थे और उसमें छपती थी। अच्छा, होता क्या है जनरली कि कुछ अखबारबाजी का ये है कि कुछ वो चाहते हैं कुछ अर्थ मिले तो हम उसको प्रेफरेंस। अच्छा, वो देना नहीं चाहते? हाँ, जनरल तो बहुत कम लोग वो करते हैं, अधिकतर लोग ये चाहते हैं। राष्ट्रीय पत्रिकाएं तो पारस्परिक देती है, जैसे दिल्ली प्रेस की हैं, सरता मुक्ता, और भी बहुत सारी रेपुटेड। हाँ, सरता वगैरह तो खैर बहुत ही शुरू में रही है, उसके बाद तो शायद अब बंद भी है, आती है नहीं आती मुझे नहीं पता। तो इस तरह से पत्रिकाएं जो हमारी चलती हैं, साहित्यिक पत्रिकाएं दिल्ली से निकलती हैं, पंजाब से निकलती हैं, लुधियाना से निकलती हैं, उनमें हम भेजते हैं। तो उनमें हमारे लेख भी हैं, आलेख भी हैं, कविताएं भी हैं, कहानियां भी हैं, ये छपती हैं, प्रिंट होती हैं, हमारे पास आती है तो हम उसका कलेक्शन करते रहते हैं। तो वही संकलन के रूप में? हाँ, तो उस संकलन। अच्छा, हुआ क्या कि हमने जब अपने साहित्यिक जो भी गतिविधियां की हैं, एक हमारी एक विशेषता ये रही है, एक सोच ये रही है कि कुछ अलग हटके हम लिखें। तो जैसे सरता नाम लिया, तो सरता के नाम से ही सारे गीत लिखे, पहला शब्द सरता ही रखा। अच्छा अच्छा। ये एक हमारी अलग से परंपरा रही है। हमने जितनी भी किताबें लिखी, प्रियतमा, तो प्रियतमा शब्द को ही लेके सारी कविताएं लिखी और एक कविता दूसरी कविता से नहीं मिलेगी। प्रीतम एक हमें ये लगा दोहे भी लिखी जाएं, दोहे भी हमने विविध रूप में लिखे, हमारी 2-3 किताबें प्रकाशित हुई। उसके बाद हमें लगा कि ये विविध विषयों को क्यों लें, हम एक ही विषय पे एक किताब तैयार, विशेषज्ञ। हाँ, मतलब उसमें थोड़ा सा लोगों को अलग लगेगा। तो एक प्रीतम शब्द हमने लिया और प्रीतम शब्द को शुरुआत करते हुए 362 दोहे लिखे।
प्रत्येक दोहे का पहला शब्द प्रीतम। प्रियतम। अब वो जब किताब हमने 2-3 लोगों को दी, बांदा से एक डॉक्टर सुधीर खरे कमल साहब हैं जी। उन्होंने अपनी समीक्षा में लिखा कि इस तरह की किताब मैंने आज तक नहीं पढ़ी। जी। ये एक अलग हटके है। 4-6 दोहे तो पढ़े एक शब्द को लेके, लेकिन 362 दोहों का संकलन ये पहली बार देखा है कि यार ये अलग इन्होंने लिखा, तो मुझे खुशी हुई। हालांकि मेरा दावा है कि 362 दोहों में सब दोहे सही नहीं हो सकते, कुछ हो सकता है आगे पीछे हो, लेकिन एक प्रयास तो मेरा हुआ। लोगों ने ये कहा आपने प्रयास तो किया, सराहा तो सही। अब आगे पीछे तो ये तो सब होता रहता है, गलती निकालने वाले तो सब आगे पीछे करते हैं। तो इस तरह से हमने प्रयास किए। अच्छा दस साहब, आप मंचीय मंचों को भी शेयर किया है? मंचों में जहाँ जहाँ हमारे कार्यक्रम होते हैं उसमें एक दिन प्रोग्राम होता है, मंची प्रोग्राम होता है, तो उसमें जो भी साहित्यकार हैं सब अपनी अपनी रचनाएं सुनाते हैं, सब अपनी अपनी काव्य पाठ करते हैं। कुछ ऐसी रचनाएं होती हैं जो लोगों के दिमाग में घर कर जाती हैं और उन्हें मालूम है, तो जब कभी हम कहीं गए तो और अगर वो उस है कहते वही सुनाओ, तो कहते यार जो सुनाना है वो सुनाओ, लेकिन वो गीत जरूर सुनाना। कोई ऐसा मेमोरेबल कोई गीत होता आप हमारे दर्शकों को सुनाइए। जी, एक जो विरह गीत है वो मुझे भी बहुत पसंद है, और शाहबाद के एक साहित्यकार ने उसको सुन के कहा था कि दर्जी ये गीत आपने नहीं लिखा है, ये सीधा ऊपर से उतरा है। अच्छा। इसमें जो हृदय की संवेदनाएं हैं ये कुछ बिल्कुल अलग हटके लिखा है आपने। और अभी 3 साल पहले मैं नेपाल गया था, तो नेपाल में तुलसी जयंती पर कार्यक्रम था, तो तुलसी जयंती पर हम भारत से 4 लोग गए थे, तो वो प्रोग्राम हुआ। तुलसी जयंती पर लोगों ने विविध प्रकार से अपनी अपनी रचनाएं प्रस्तुत की, अपने अपने आलेख प्रस्तुत किए। मेरा जब नंबर आया तो मैंने कहा कि तुलसीदास के ऊपर विद्वानों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए, बहुत अच्छी बात है, कविताएं सुनाई हैं, बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं तुलसीदास के बारे में नहीं, उनकी पत्नी रत्ना ने अपने पति के विरुद्ध के जाने के बाद अपना जीवन किस तरह बिताया, ये मेरे गीत में है। उनकी वेदना जो उनका हृदय था कि पति तो चले गए, अब उन्होंने अपना जीवन कैसे बिताया, हमें उनके पारिवारिक विवाद से कोई मतलब नहीं है। तो वो गीत है, उसी में इसका थोड़ा सा वर्णन है, देखें आप। दिन ढला और रात बीती, दिन ढला और रात बीती, पर प्रिय तुम तो न आए। दिन ढला और रात बीती, पर प्रिय तुम तो न आए। मैं निहारूं राह तेरी, आस के दीपक जलाए। दिन ढला और रात बीती। अब देखें आप, प्रेम के तिनकों से प्रीतम एक घर अपना बसा है। टूट ना जाए ये धागा, प्रीत के पल जो पला है। प्रीत के पल जो पला है। आ भी जाओ प्राण मेरे, अब गगन में मेघ छाए। दिन ढला और रात बीती, पर प्रिय तुम तो न आए। दिन ढला और रात बीती। आगे देखिए आप।
जिंदगी की धूप छाँव को सदा हमने छुपाया, अपने दिल की मुस्कुराहट को सदा तुम पर लुटाया, हाँ सदा तुम पर लुटाया। तेरी छवि हृदय बसा कर मैं खड़ी पलकें बिछाए, दिन ढला और रात बीती, पर प्रिय तुम तो न आए, दिन ढला और रात बीती। अंतिम पैरा है इसका। प्रीति की माला को मेरी बेरहम बन यूं न तोड़ो, प्रीति की माला को मेरी बेरहम बन यूं न तोड़ो, जिंदगी के इस सफर में यूं अकेला अब न छोड़ो, यूं अकेला अब न छोड़ो। एक अधूरी प्यास लेकर, एक अधूरी प्यास लेकर, दर्द के स्वर गुनगुनाए, दिन ढला और रात बीती, पर प्रिय तुम तो न आए, दिन ढला। बहुत सुंदर। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने इस वेदना व्यक्त की जी, तो आपका ये जो उपनाम आपने रखा है दर्द, इसके पीछे का क्या राज है? ये बहुत से कब से आपने अपने नाम के साथ जोड़ लिया, और दर्द कहाँ आपने पाल रखा, छुपा रखा है? देखिए खरे साहब, आपने पूछा है तो अब बताना ही पड़ेगा। जी, छिपाने वाली बात तो नहीं है। एक लड़की से प्रेम हुआ था शादी के पहले। शादी के पहले की बात है। जी। तो अच्छी लगती थी लड़की मुझे, और ये उस उम्र की मांग भी थी। उस उम्र पे ये होता है, हर किसी के साथ है। मेरी ये मान्यता या मेरी ये सोच है, हर कहीं किसी ना किसी का एक आध बार तो ये मौका आता ही है जी। और उसकी यादें किसी के हृदय से बहुत जुड़ी रहती हैं। वो किसी के हृदय से उड़ जाती हैं, वो अगले को पकड़ लेते हैं। कोई दबा के भी रखता है, कोई दबा के भी रखता है। तो ये कुछ यादें ऐसी जुड़ी हुई थी कि जब ये गीत लिखना प्रारंभ हमने किया, जब 5 किताबें हमारी प्रकाशित हुई, तो उसमें तो दर्द था ही, लेकिन वो समाज का दर्द था, वो सब चीजें अलग थी। वो व्यक्तिगत वाला दर्द नहीं था। व्यक्तिगत वाला नहीं था। तो फिर हमने कुछ गीत लिखे, और एक सज्जन से जब बात हुई कि हमने देखो यार ये गीत लिखे, उनको सुनाया, तो हमने कहा यार गीत तो बहुत अच्छे हैं, किताब का नाम क्या लिखा? तो हमने कहा यार किताब का नाम अभी रखा नहीं है, लेकिन लग रहा तुम्हारे लिए इसका नाम रख दें। तो वो हमसे बोले हमारे लिए? हमने कहा नहीं नहीं, किताब का नाम मुझे याद आ रहा है कि मैं तुम्हारे लिए, क्योंकि इसमें उसी तरह के गीत हैं। तो बोले हाँ यार ये तो अच्छा रहेगा, फिर इसका एक शीर्षक गीत भी होना चाहिए। हमने कहा हाँ ये भी बात सही है। तब हमने फिर सोचा कि इसका एक नाम दिया जाए, और उसके अनुसार ये तुम्हारे लिए के नाम के बाद जो शब्द आए, एक शब्द वो तुम्हारे लिए इसमें आना चाहिए। तो हमने वो गीत लिखा, 6 लाइन है उसमें कि तुम सदा फूल सी मुस्कुराती रहो, उसी को सोच के लिखा कि तुम सदा फूल सी मुस्कुराती रहो और हर पल मेरे गीत गाती रहो, यह तमन्ना मेरी न भुलाना कभी, न किसी और के गीत गाना कभी, तुम जियो तो जियो बस हमारे लिए, प्रेम पत्र लिख दिया है तुम्हारे लिए। क्या ये 6 लाइन का शुरुआती थी। उसके बाद फिर जब क्रम शुरू हुआ तो वो क्रम रुका नहीं,
तो फिर आपकी हर किताब में आपका हर किताब में दर्द चल हाँ पड़ा। दर्द ही है। और सारी रचनाएं जो भी लिखी हैं, अगर जो किताब का नाम रखा है वो पहला शब्द हर कविता में है, हाँ। और वही सब वेदना, परेशानी, वो यादें, वो सारी सब उसी से जुड़ी रही। तो आपकी रचना का जो स्रोत है, प्रेरणा स्रोत, जी इसी मुद्दे को माना जाए। हाँ, इसी मुद्दे को माना जाए। और आज भी कभी कभी आप जब आज भी नहीं है। 73-74 साल के हो हाँ, रहे हैं, हाँ, तभी तब कभी भी- कभी मिस तब करते भी- हैं। नहीं, मिस तो चूंकि जो चीज यादों से जुड़ी रहती है वो भुलाई जाने वाली नहीं होती। हो सकता है कुछ लोग भूल जाते हों, मैं किसी का विरोध नहीं करता, खैर अच्छी बात है, लेकिन जो मुझे याद है मैं उसको भूल नहीं पाता। मेरी सबसे बड़ी खासियत बात यह है कि मैं पुरानी से पुरानी घटनाएं भी मेरे हृदय में बिल्कुल टेप की तरह से हैं, जाती नहीं। तो जब दर्द साहब की इतनी ख्याति हुई, इतना सब लिखा, उनको इतने पुरस्कार और से नवाजा जी। गया, तो क्या उस एक शख्सियत को जिसके लिए आप लिखते थे, कभी उनको भी इस बात की जानकारी हुई? नहीं, हुआ? उसकी जानकारी शुरू में तो हुई है, लेकिन वो चूंकि स्टूडेंट लाइफ थी, उसके बाद वो रास्ते अलग हो गए, हम सर्विस में चले गए, लेकिन यादें जुड़ी रही। आप अपने हृदय में बसा। हाँ, हृदय से तो वो चीजें ऐसी हैं कि जुड़ी रहती हैं, वो नहीं जाती हैं, भूलने वाले भूल भी जाते हैं। लेकिन मुझे एक छोटी से छोटी घटना अभी तक याद है। आप कहें तो मैं एक उस घटना का जिक्र कर दूं। हाँ, तो बताइए। वो लड़की अपने पापा के पास कालपी चली गई थी, और मैं वहां ट्यूशन पढ़ाने जाता था बच्चे को। उसका भाई भी पढ़ता, नहीं यही झांसी में। अच्छा अच्छा। एक बच्चा वो भी पढ़ता था, 2-3 बच्चे और पढ़ते जी। थे। तो हुआ ये कि जब मैं पढ़ाने गया तो मुझे मालूम पड़ा कि वो लड़की अपनी मम्मी पापा के साथ चली गई। कालपी चली गई। अब मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि रोज उससे मुलाकात होती थी। अब जब मुलाकात नहीं हुई तो मुझे थोड़ा सा फील हुआ, मैं चला आया। एक बार जब मैं गया तो उसी लड़की की दादी ने मुझसे कहा कि ये मैंने एक चिट्ठी लिखी है मास्टर साहब, इस पे जरा घर का पता लिख दो। तो उसने पता लिखवाया, कालपी का उसमें जिक्र आया, तो मुझे लगा कि यही पता है, यही पता है। तो मैंने अपनी डायरी निकाल के फौरन से वो पता लिख लिया। अब ये सोचा कि चिट्ठी कैसे लिखी जाए जो उसी के हाथ में पहुंचे। तो मैंने एक सहेली के नाम से पत्र लिखा, अपना नाम नहीं लिखा उसमें, और वो चिट्ठी पोस्ट ऑफिस में डाल दी। 10 दिन के बाद जब मैं बच्चों को बुलाता था, 3-4 घर के बच्चे आके पढ़ते थे, तो अचानक उस घर के आने पर भी मेरी आवाज निकल गई उस बच्चे को बुलाने के लिए। तो ताज्जुब की बात ये कि जिसने दरवाजा खोला वो लड़की सामने खड़ी। अच्छा, वही जो कालपी जा चुकी। हाँ, वो लौट के आई। तो मैं वो खुशी को आज भी एहसास करता हूँ कि आप दिख रही है आपके चेहरे से। तो ये लगा, ये एक छोटी सी घटना थी। दस साहब, अब ऑफ बीट एक और बात करते हैं जी। कि आपने नौकरी भी की, नौकरी में भी बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जी। आपने बहुत कुछ लिखा भी है, जी, कैसे मैनेज किया, कैसे आप संतुलन बिठा पाए? एक्चुअली क्या है, ऑफिशियल काम तो हम ऑफिस में ही करते थे, घर में उस टेंशन से दूर रहते थे, और अधिकतर ऑफिसर के छुट्टी में बुलाने पे हम अवॉइड करते थे कि हम नहीं जाएंगे, हम अपना काम करेंगे। तब वो यादों से जुड़े रहते थे, और फिर उसका लेखन चलता था। फिर सोचने के लिए तो समुद्र की तरह से अथाह गहरा है, आप कुछ भी सोच, मतलब नौकरी आपके लिए अवरोधक नहीं हुई? नहीं, उसमें कुछ नहीं हुआ, कोई ऐसा विघ्न पैदा नहीं हुआ। और उसी समय मैंने होम्योपैथ का डिप्लोमा भी किया था। अच्छा अच्छा। तो मैं हमीरपुर में था उस समय। हाँ। तो सुबह शाम 2-2 घंटे में क्लिनिक भी खुली था, मैं बैठता था। तो एक विभागीय कर्मचारी ने मेरी कंप्लेंट कर दी कि सरकारी नौकरी में रहते हुए और ये मेडिसिन का काम करते हैं। अच्छा, हॉस्पिटल के पास था मेरा क्लिनिक, तो कुछ ना हो तो इंजेक्शन लगवाने तो 10-20 लोग आ ही जाते थे। उस समय 50 पैसे में इंजेक्शन लगाते थे। तो जब कंप्लेंट हुई तो एक ने जब कंप्लेंट कर दी कर्मचारी ने, तो कंप्लेंट पर इंक्वायरी सेटअप हो गई। बात सही है, इंक्वायरी सेटअप हुई। हमारे अधिकारी थे, वो भी जानते थे, क्यों, उनको भी इंजेक्शन लगाते होंगे। हाँ, इंजेक्शन देते रहते थे, वो दवाएं देते रहते थे। तो उन्होंने एक अपने असिस्टेंट ऑफिसर को इंक्वायरी ऑफिसर बना दिया। उन्होंने हमें लेटर जारी किया, हमने उस लेटर पे अपना जवाब लिखा। उस अधिकारी को हमने बता दिया था, हमने कहा देखिए साहब ये मैंने लिखा है,
उन्होंने एक आध जगह संशोधन करा दिया, बोले आप इस तरह से लिख दीजिए, रिपोर्ट तो हमें बनाना है। तो वो उन्होंने बना के दिया, उन्होंने अपनी रिपोर्ट बनाई, उस पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने अपने कमेंट्स लिख दिए। मतलब आपके सपोर्ट में रहा सब हाँ, कुछ। वो सपोर्ट में रहा और वो फाइल बंद हो गई। फिर आपने क्लिनिक बंद की? क्लिनिक तो नहीं की हमने, वो इंजेक्शन लगाती रही? हाँ, वो चलती रही। अच्छा। और डीएम का जो वो जो टाइपिंग वाले होते हैं जो शॉर्ट हैंड में काम करते हैं, वो मेरे पास आता था दवा लेना, तो उसने मुझे बताया कि तुम्हारी कंप्लेंट आई है और लो हम ये ले आए हैं कंप्लेंट फाड़ के फेंक दो। अच्छा अच्छा। उसने भी मुझे हाँ काफी सहयोग किया उन लोगों। तो जो आपको अभी आप जो डॉक्टर लिखते हैं तो ये उसी का स्रोत है या कोई उसी का स्रोत शुरू का है? अच्छा। उसके बाद तो मुझे पीएचडी और ये सब तमाम पीएचडी का है किया आपने? पीएचडी ये जो किताब लिखी थी तुम्हारे लिए, इसी पर एक संस्था ने पर्यावरण से मुझे डॉक्टरेट की उपाधि दी थी। अच्छा, डिलीट। हाँ, तो फिर ये 4-5 उपाधियां दी हैं लोगों ने अलग अलग, बिहार से भी मुझे मिली। अच्छा हयानंद जी, अब अभी आपने बताया कि आपने तुलसीदास जी के लिए एक रचना लिखी जिसमें आपने रत्नावली का विरह वेदना को समझा। तो आपके जीवन में जो रत्नावली है उनका क्या योगदान है आपके लेख के मन में? हाँ, ये जो हमारी धर्मपत्नी है ये पूरी तरह से समर्पित है साहित्य के लिए। हम कोई भी रचना लिखते हैं तो ये कभी कभी जब इनका मन होता है तो कहती हैं हाँ कोई रचना सुनाओ, तो हम इनको सुनाते हैं। या कहानियां जो हमने लिखी हैं, कहानियां भी इस तरह की लिखी हुई हैं कि अगर आप पढ़ेंगे तो आपके आंसू निकल आएंगे। और ये मैं अपनी सफलता मानता हूँ कि मेरी कहानी ने आपके हृदय को छू लिया है। तो मेरी कहानी संग्रह भी है कई। अच्छा, सबसे लोकप्रिय कहानी संग्रह का नाम बताइए आपका। शुरू से आसमान रोट है जो शुरुआती हमने की है, तो वहां से वो उसको लोगों ने ज्यादा पसंद किया, बोले यार बहुत अच्छी। फिर तो मेरे 4-5 कहानी संग्रह। अब आजकल ये है कि किताबें तो हम जाते हैं प्रोग्रामों में दे भी आते हैं, लेकिन कोई लिखता नहीं है। हाँ, अब ये आज की टेक्नोलॉजी ने किताब पढ़ने का शौक कम कर दिया है, तो फिर आप अपने आप को अब कैसे बचा पाएंगे? नहीं, अब ये है कि आत्म संतुष्टि हमारी ये है कि मैंने ये किताब लिखी। इस बारे में एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं। ओम शरण अत्री जी जो बबीना डिग्री कॉलेज के प्रधानाचार्य रहे, इंग्लिश के बहुत बड़े विद्वान भी रहे, और डॉक्टर शास्त्री के सामने उनका आवास भी है। अब वो इस समय नहीं है, उदयपुर में रह रहे हैं। तो एक बार मैं उनके पास गया था और मैंने उनसे जिक्र किया कि बाबूजी, वो मित्र जी को बहुत मानते थे, तो मैंने उनसे कहा कि मेरी समस्या है एक बाबूजी। बोले बताएं। तो मैंने कहा कि मेरी करीब 42 किताबें। अच्छा, 42 छप चुकी। हाँ, तो मैंने कहा 42 किताबें प्रकाशित हैं, लेकिन जो बाकी बची हैं ये ना मालूम छप पाएंगी या नहीं, कुछ हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्या होगा। तो चूंकि विद्वान व्यक्ति थे, उनकी सोच बहुत अलग थी। उन्होंने हमसे ये कहा कि देखिए दर्जी, ऐसा है आपकी 42 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं, बहुत अच्छी बात है, इसका सुख आपने लिया, आपको मिला, और जो आपकी शेष बची हैं किताबें जो आप लिख चुके हैं उनका भी सुख आपको मिला है। दूसरों से क्या मतलब है कि आपकी 50 छपें, कि आपकी 40 छपें, कि आपकी 100 छपें, कोई किसी को मतलब नहीं होता। इसका सुख सबसे ज्यादा आपको व्यक्तिगत। तो आप अपने व्यक्तिगत रूप में खुश रहिए कि मेरी इतनी किताबें छप चुकी हैं, ये छपेंगी तो ठीक है, नहीं छपेंगी तो ठीक है। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा देखो इस व्यक्ति ने कितनी अच्छी बात की। दूसरों से इससे क्या मतलब है, आपकी 20 हैं तो पढ़ी रहे, चाहे छपे चाहे ना छपे, लेकिन आपको तो ये मैंने इतनी किताबें लिखी, ये सुख आपको मिला। तो ये उन्हीं का नतीजा है कि अभी जो मेरी 60वीं किताब अभी छपी है वो मुझे याद दिलाती है। किस नाम से अभी छापी आपने? अभी जो छपी है वो शकुंतला के नाम से छपी है। शकुंतला भी बस वही है, एक नाम पकड़ लिया, उसी नाम पर 101 कविताएं लिखती हैं, और जितनी कविताएं कोई एक दूसरे से मेल नहीं खाती है, वो सब अलग अलग है। ये मेरी खुशी का कारण है। अच्छा दत्त साहब, एक चीज और बड़ी महत्वपूर्ण है कि आपको कहाँ कहाँ सम्मानों से नवाजा गया, जो मुख्य सम्मान थे, क्योंकि आपने इतना किया है, इतना तो इस इंटरव्यू समा नहीं सकता। तो आप संक्षिप्त में बताइए कहाँ कहाँ आपको आनंदित हुए आप? जी, तो मैं शुरुआत वहां से करूं जब दैनिक जागरण में एक सम्मान समारोह प्रतियोगिता हुई थी, उसमें मैंने अपनी किताब दी थी सांझ का सूनापन। तो वो किताब पहले सेलेक्ट हुई, मैं सही बात बता रहा हूँ आपसे,
पहले सेलेक्ट हुई। सेलेक्टिंग कमेटी में जो लोग थे उनमें से एक हमारा अपना मित्र भी था। उसकी सूचना मेरे पास आई कि दर साहब आपकी किताब को सेलेक्ट कर लिया गया है, 1100 का पुरस्कार आपको दिया जाएगा। पहला पुरस्कार मिला? हाँ, पहला पुरस्कार की वो बात थी। लेकिन फिर उसके बाद 3-4 दिन के बाद मेरे पास एक फोन आया कि आपका नाम हटा दिया गया है। अच्छा। क्योंकि आपकी किताबें छपती रहती हैं तो आगे आपको सम्मानित कर दिया जाएगा। अच्छा, आपको सिर्फ लॉलीपॉप जैसा? हाँ, वो मैं बता रहा हूँ। क्या मैं उनका नाम ले सकता हूँ जिनके या नाम? नहीं, क्या जरूरत, नाम की जरूरत नहीं, तो लोग समझ जाएंगे। हाँ, तो मुझे बताया गया कि पहला सम्मान उस व्यक्ति को दिया गया है जिसे आज तक कोई सम्मान नहीं मिला। खैर, हमने कहा चलो ठीक है। दूसरा सम्मान उसके लिए चुना गया है जिसकी आर्थिक स्थिति खराब है, इसलिए उसको दिया गया है। तीसरा उसको दे दिया है कि आपका तो अगले बार हो जाएगा। आपका पास तो सिर्फ दर्द ही दर्द है। हाँ, दर्द का क्या मूल्य? तो वो उनको दे दिया गया। हमने कहा चलो ठीक है। हाँ, हमने एक बात जरूर कही थी, लेकिन आपका अगर यही उद्देश्य था सम्मान देने का, अब ये क्राइटेरिया था, तो हाँ, तो बुक्स मंगाने की जरूरत नहीं, कोई कृति मंगाने की जरूरत नहीं। आपकी संस्था है, आप वैसे भी घोषणा कर देते, आप दे रहे हैं, ठीक है। अभिनय करने की ये मुझे थोड़ा सा बुरा लगा कि पहले सेलेक्ट हुई उसके बाद हटा दिया। खैर, कोई बात नहीं। मैंने उस किताब को गोवा भेजा एक संस्था के पास, और उस संस्था ने उस किताब को सेलेक्ट कर लिया। और सेलेक्ट होने के बाद जब मेरे पास सूचना आई तो मैं गोवा भी गया। केदारनाथ साहनी उस समय राज्यपाल थे, वो फोटो लगा है वहाँ, आपने देखा होगा। तो मुझे वहाँ जब सम्मानित किया तो मैं जो टीवी में दूसरों के सम्मान देखा करता था तो मुझे ये लगता था शायद कभी मेरा मौका आएगा, नहीं आएगा। लेकिन जब राज्यपाल साहब ने सम्मानित किया, पुलिस महानिदेशक वहाँ का मुख्य अतिथि थे और ऐसे ऐसे लोग वहाँ उपस्थित थे, तो जब सम्मानित किया गया और टीवी और कैमरा सब वहाँ बिल्कुल लगे हुए, तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। वो मेरा पहला दिन था, मैं उस दिन को भूल नहीं सकता। छोटा ना सही, बहुत बड़ा मिला, बहुत बड़ा। मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि एकदम ये स्थिति बनेगी। अच्छा, उसके बाद तो फिर तमाम ऐसे सम्मान मिलते रहे। एक सम्मान की मुझे और याद है, जिसको मैं, याद तो खैर बहुत है लेकिन जो मुख्य है, हाँ, जो मुख्य है, नाथद्वारा में साहित्य मंडल एक बहुत बड़ी संस्था है और एक एक साहित्यकार पर कम से कम 10-15 हजार रुपए खर्च करती है, एक एक साहित्यकार पर। उसने मुझे कुछ साल पहले सम्मानित किया था एक किताब पर। उसके बाद उसके जो मालिक हैं वो मुझे एक प्रोग्राम में मिले, हम लोग एक ही कमरे में थे। तो उन्होंने कहा, यार दर साहब, अब तो काफी दिन हो गए आपको हमारे यहाँ सम्मान पाए हुए, अब क्या स्थिति है आपकी? तो हमने उनको बताया कि बाबू जी, अब इतने इतने सम्मान हुए हैं और इतने इतनी जगह गए हैं, इतने राज्यों में। तो बोले, अरे यार बहुत प्रगति हुई, तो आप ऐसा करिए कि अपना बायोडाटा मुझे भेजिए। हमने कहा, सर जी बायोडाटा भी 200 पेज का है, 250 पेज का। किताब छप चुकी है उस वाले में। बोले अच्छा, तो बोले आप वो भेजिए मेरे पास। मैंने उनको वो किताब, मुझे तो खुशी हुई, मैंने भेज दी। उनकी सिलेक्शन कमेटी बैठी तो बताया गया कि भाई ये दर्जी का बायोडाटा आया है, ऐसा ऐसा पुस्तक के रूप में। हाँ, पुस्तक के रूप में। बोले ऐसा तो आज तक नहीं पढ़ा, ये तो किताब उपन्यास की तरह है छपा। जी जी। बोले भाई इनको सेलेक्ट कर लो। वहां सेलेक्ट हो गए, बुलाए गए। वहां का खरे साहब, मैं समझता हूँ जो सम्मान मिलता है साहित्यकारों को, तो राष्ट्रपति का पुरस्कार जो मिलता है वो भी फीका लगा मुझे लगा, औरों की बात में नहीं करता। 11 विद्वानों ने एक एक साहित्यकार को सम्मानित किया। एक आया उसने टीका किया, दूसरा आया उसने माला डाली, तीसरे ने मुकुट पहनाया, चौथे ने शॉल पहनाया, स्मृति चिन्ह दिया। 11 व्यक्तियों ने एक एक करके सम्मानित किया और उनका इकट्ठा फोटो खिंचाया। मुझे बहुत खुशी हुई कि ये पुरस्कार के आगे सब पुरस्कार ठीक है। दर साहब, आपको इतना सब कुछ किया, हालांकि इतने छोटे से इंटरव्यू में फिर मैं धरा रहा हूँ, समा नहीं पाएगा जी। आगे की, अब 73 वर्ष के बाद आगे की क्या पायदान है आपकी? आगे के पायदान ये हैं खरे साहब
कि अभी जो किताबें बाकी पड़ी हैं, कितनी बाकी है? उनका काम करीब 20 किताबें। सेंचुरी बनाएंगे? उम्मीद तो नहीं है, क्योंकि अब देखिए एक उम्र का भी नहीं तकाजा है। बंजारा बीट आपकी स्वास्थ्य की स्वस्थ कामना करता है भाई, अब आप 100 किताबें छापिए। लेकिन हाँ 80 तक की उम्मीद है, क्योंकि अभी जो भविष्य में किताबें प्रकाशित होना है 50% तो वो लिखी जा चुकी है, कुछ अभी बाकी है। तो अब वहां तक पहुंच पाते हैं, नहीं पहुंचेंगे, छू पाते हैं, कहते हैं ना आशा से आसमान तक। लेकिन ये है कि हाँ कोशिश ये जारी है कि ये हमारा, और अभी हम आपको जो दे रहे हैं उसमें हमारी पूरी इतनी किताबों के कवर पेज भी बना चुके हैं। हम अपने जो हमारा टाइपिंग का पेशा हुआ था उसी से हम कवर पेज तैयार कर रहे हैं। कितने साल से वो आपके साथ जुड़ा हुआ है? वो हमारे साथ कम से कम 20 साल से। हाँ, तो वो आपके मन की वेदना, दर्द में समाहित है। हाँ वो समाहित है, और कवर पेज हमारी और उसकी स्वीकृति के बाद ही फाइनल होता है। डॉक्टर साहब, हमारा बंजारा बीट चैनल एक इंफॉर्मेशन देने वाला शिक्षाप्रद चैनल है जी। लोगों को नई नई जानकारी देना हमारा दायित्व बनता है, इसी के चलते इसको शुरू किया गया है जी। आप चूंकि बहुत वरिष्ठ साहित्यकार हैं, हमारी नई पीढ़ी को अपने माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो अपने जैसा ही संदेश देना चाहते हैं कि एक सोच से अलग हटके कार्य किया जाए, ताकि लोगों को लगे कि ये काम आज तक किसी ने नहीं किया, ये काम हुआ। मेरी भी सोच ये रही है शुरू से कि अगर हम साहित्य क्षेत्र में हैं तो हम इतनी दूर जाके झंडा गाड़ के आए जहाँ पे आदमी सोचना भी चाहे कि यार ऐसा भी हो सकता है क्या, इतना भी कर सकता है आदमी। इसीलिए मेरे बारे में लोग जो भी कहते हैं मैं उस पर कोई टिप्पणी क्या कहते हैं, कुछ बताइए, शेयर कीजिए। वो कहने के लिए हमने व्यायामशाला में एक प्रदर्शनी लगाई थी। डॉक्टर आर.एन. शर्मा जो सिविल हॉस्पिटल में थे, इन्होंने मुझे एक बार मुझसे कहा कि दर्द जी आपके बारे में लोग बहुत कुछ कहते हैं कि नमन कहाँ से क्या है और कितना क्या है, या ऐसी इनकी छपी रहती है अखबारों में, एक प्रदर्शनी लगा दो आप। बोले हमसे जो कहो हम सहयोग कर देंगे। नहीं, हमने कहा डॉक्टर साहब आपका आशीर्वाद है, हम एक विचार करेंगे। तो नाना जी की किताबें जो छपी थी 5 किताबें वो अप्राप्त हैं साहित्य जगत में। तो वो मेरे मामा जी जो यूनियन कार्बाइड में रहे हैं जब भोपाल कांड हुआ था और एडरसन को अमेरिका भगाया गया था, तब पहले भारतीय अधिकारी हमारे मामा जी थे जिनको उसका चार्ज दिलाया गया था भोपाल में। उन्होंने वो किताब छापी, 5 किताबों का सेट। तो वो 5 किताबें उन्होंने हमें दी थी कि तुम जगह जगह जाती रहती हो, ये किताबें बांट आओगे, क्या करेंगे इनको रख के। तो वो किताबें हमने साहित्यकारों को दी और उनसे निवेदन किया कि आप इस पर अपने विचार लिख के दें। तो 18 राज्यों के साहित्यकारों ने, 26 साहित्यकारों ने मुझे लिख के भेजा। तो मैंने उसको फिर तैयार किया। उसमें नाना जी का शुरू से पूरा वृतांत, अब तक कितने सम्मान मिले हैं, कितना क्या हुआ है, फिर हमारी जो यादें जुड़ी हैं उन 42 यादों को हमने जोड़ा। तो वो एक ग्रंथ के रूप में 450 पृष्ठों का ग्रंथ तैयार हुआ। तो उसमें वो सारी जानकारियां मैंने दे दी। तो मैं यही चाहता हूं कि जो भी साहित्यकार हैं वो ऐसा काम करें कि अलग हटके लगे लोगों को। तो व्यायामशाला में जब प्रदर्शनी मैंने लगाई तब झांसी के साहित्यकारों ने देखा कि ये इतनी किताबें छपी हुई रखी हैं, इतने सम्मान रखे हैं, इतने स्मृति चिन्ह रखे हैं। अभी आप जो बाहर आए हैं देख के कुछ तो साहित्यकारों की आत्मा में संतोष हुआ। कम से कम लोग देख के रह गए, अरे इतना, ये तो सोचा भी नहीं था। अच्छा, वो साक्ष्य चाहते थे, वो आपने पेश कर दिया? हाँ, वो पेश कर दिया। अच्छा, मोहल्ले में भी एक ऐसा कार्यक्रम हुआ। एक आगे लेडी रहती है, वो जब मेरे घर आई उसने ये सब देखा तो मुझसे बोली, अरे एक प्रदर्शनी यहाँ लगवा दे। तो उस लेडी ने यहाँ प्रदर्शनी लगवाई 100 फीट के, यही रोड जो पूरा है यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ कब की बात है? ये 3 साल पहले की बात है। अच्छा। फोटोग्राफ मेरे पास सब मौजूद है। अच्छा। मैं सारा रिकॉर्ड रखता हूँ, मतलब कोई कहीं गुंजाइश नहीं छोड़ता। और एक बात आपको बता दूं, जो मेरे बायोडाटा की किताबें निकलती हैं, मैं हर साल निकालता हूँ एक किताब। अपडेट प्रगति होती है वो उसमें जुड़ जाती है। तो अब वो जाके किताब 300 पेज की बन रही थी।
जी। तो मैंने फिर ये किया कि अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेके मैं उनको नमन करता हूँ। उन्होंने जो शुरुआत की है मेरे लेखन के लिए, तब से अब तक जितने साहित्यकारों ने लिखा है वो एक कृति मैंने अलग से प्रकाशित कर दी है। अच्छा अच्छा। उस किताब का नाम रखा है हमारी सृष्टि आपकी दृष्टि। मैंने जो लिखा है उसमें आपकी क्या सोच है, वो एक किताब मैंने प्रकाशित कराई है। तो इस तरह से ये साहित्य का सिलसिला चल रहा है। और अभी हाल में जो मेरी पिछले, चूंकि हम बालाघाट में प्रोग्राम था, मैं नहीं जा पाई कोरोना की वजह से, तो जो उनके एक सीनियर कार्यकर्ता है झांसी स्टेशन पर उन्होंने मुझे बुलाया था और वहीं उन्होंने मेरा सम्मान पत्र वो सब दिए, वहीं उन्होंने मेरी किताब का विमोचन किया। तो वो किताब का विमोचन झांसी स्टेशन पे ही हुआ था। तो वो बायोडाटा किया, वो मैं आपको नजर। तो ये थे वरिष्ठ साहित्यकार और 60 पुस्तकों के रचयिता। और मैं तो बंजारा बीट आग्रह करेगा इनसे 100 किताबें हमें जल्दी पढ़ने को मिले। आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अरे मुझे बहुत अच्छा लगा खरे साहब, ये पुरानी यादें ताजा हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा। दिन ढला और रात बीती, दिन ढला और रात बीती, पर प्रिय तुम तो न आए। दिन ढला और रात बीती, पर प्रिय तुम तो न आए। मैं निहारूं राह तेरी, आस के दीपक जलाए। दिन ढला और रात बीती, प्रेम के तिनकों से प्रीतम एक घर अपना बसा है। टूट ना जाए ये धागा, प्रीत के पल जो पला है। प्रीत के पल जो पला है। आ भी जाओ प्राण मेरे, अब गगन में मेघ छाए। दिन ढला और रात बीती, पर प्रिय तुम तो न आए। दिन ढला और रात बीती, जिंदगी की धूप छाँव को सदा हमने छुपाया। अपने दिल की मुस्कुराहट को सदा तुम पर लुटाया। हाँ सदा तुम पर लुटाया। तेरी छवि हृदय बसा कर मैं खड़ी पलकें बिछाए। दिन ढला और रात बीती, पर प्रिय तुम तो न आए। दिन ढला और रात बीती, दिन ढला और रात बीती। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।